यह एक निर्दोष साहसिक यात्रा के रूप में शुरू हुआ था। एक ऐसी कहानी की तलाश जो सुनाने योग्य हो, एक ऐसी यात्रा जो एक ऐसी जगह तक जाती थी जहां अधिकतर लोग कदम रखना भी नहीं चाहेंगे। वह अनजानी द्वीप जिसे साइलेंट आइल के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा रहस्य था जो साहसिक प्रेमियों और कहानीकारों दोनों को आकर्षित करता था। इसका नाम पीढ़ियों से नाविकों के बीच घूमता रहा था, जो आग के पास फुसफुसाते हुए या शराब और समुद्री जल की गंध से भारी सरायों में इसे बुदबुदाते थे। कहानी हमेशा एक जैसी होती थी। एक ऐसा द्वीप जो निरंतर शांति से ढका हुआ था, जहां कोई पक्षी नहीं गाता था, कोई लहरें नहीं टकराती थीं, और यहाँ तक कि हवा भी अपने किनारे पर आकर मर जाती थी। जो लोग इसे खोजने गए थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। बस कुछ अधूरी छानबीन छोड़ते गए, एक ऐसा कंपास जो बेतहाशा घूमता था, पुराने नक्शों पर लिखे गए रहस्यमय नोट, और कभी-कभी एक जीवित बचा हुआ जो इतना टूट चुका था कि वह जो देखा उसका वर्णन नहीं कर पाता था। हमारा जैसन, लिली, मार्कस और देव अनजानी यात्रा के रोमांच से अपरिचित नहीं थे। कॉलेज के समय से दोस्त रहे ये लोग अपने जीवन को उन साहसिक कार्यों के इर्द गिर्द घुमाते थे जो तर्क की सीमाओं को चुनौती देते थे। वे भूतिया जंगलों से गुजरे थे, डूबे हुए जहाजों के मलबे में डुबकी लगाई थी, और एक बार तो एक खंडर हो चुकी मानसिक अस्पताल में भी एक रात बिता दी थी। लेकिन उन सभी अनुभवों की तुलना में साइलेंट आइल का आकर्षण कुछ और ही था। यह हमारा ही थी जिसने एक रात के अपने सभा में इस विचार का प्रस्ताव दिया था। बाहर तूफान मचा था, बारिश उसकी अपार्टमेंट की खिड़कियों पर टकरा रही थी, और वह एक पुराने पानी से सने नक्शे को कॉफी टेबल पर फैला रही थी। इसे देखो, उसने कहा। उसकी आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। नक्शे पर द्वीप का एक मोटा खाका था, जिसका केंद्र एक घूर्णन चिन्ह से चिह्नित था। साइलेंट आइल, सबसे बड़ा रहस्य। किसी ने इसका नक्शा नहीं बनाया, और जो कुछ लोग इसे ढूंढने का दावा करते हैं, वे पागल हो गए, या इससे भी बदतर, हम इसे सही तरीके से दस्तावेज कर सकते हैं। जेसन, जो समूह का इतिहासकार था, नक्शे को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी चश्मे को ठीक किया। ऐसी जगहों के बारे में बहुत सी लोक कथाएं हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में सतर्कता के साथ रुचि थी। शापित द्वीप, निषिद्ध भूमि, अधिकतर यह अंधविश्वास होता है। लेकिन वह चुप हो गया, और एक अनकही चुनौती हवा में तैरने लगी। लिली, जो हमेशा संदेहवादी रहती थी, मुस्कुराई। मुझे गेस करने दो, एक और भूतिया कहानी, उसने चिढ़ाते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी दिलचस्पी थी। देव, जो तकनीकी विशेषज्ञ था, पहले ही अपना लैपटॉप निकाल चुका था। अगर हम ये करने जा रहे हैं, तो मैं हर उस उपकरण को साथ लाऊंगा जो हमारे पास है। ड्रोन, कैमरे, थर्मल स्कैनर। अगर वहां कुछ अजीब होगा, तो हम उसे पकड़ लेंगे। मार्कस, जो हमेशा एड्रेनालिन के दीवाने थे, ने हाथों को जोर से बजाया। मैं तैयार हूँ। बिना जोखिम के जिंदगी क्या है? समूह ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने में 1 घंटे से भी कम समय लिया। सुबह होते होते वे बंदरगाह पर थे। एक पुराने मछुआरे से नाव का चार्टर कर रहे थे, जिसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कई दो स्वप्न देखे हो। उसकी कांपती हुई उंगलियां सिगरेट जलाते समय धुएं में घुल रही थीं, जो उसके झुर्रियों से ढके चेहरे को लपेट रही थी। तुम वहां नहीं जाना चाहते, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज गहरी और खुरदुरी थी। यह द्वीप आगंतुकों को पसंद नहीं करता। ये शापित है। लोग वापस नहीं आते। अमारा का आत्मविश्वास थोड़ी देर के लिए डगमगाया, लेकिन उसने डर को किनारे कर दिया। हम ठीक होंगे। हमें सिर्फ 3 दिन में छोड़ दो और फिर से ले आओ। हम तुम्हें दोगुना भुगतान करेंगे। मछुआरे की आंखें तंग हो गई। अगर तुम तीसरे दिन वापस नहीं आए, तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। और मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। नाव जब लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ी, तो द्वीप धुंध से बाहर निकलता दिखाई दिया। एक तीखा रूप जो धुंध से उभर रहा था। इसकी चट्टानें दांतों की तरह तेज थीं। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, वातावरण और भी भारी हो गया। हवा जैसे गहरी और घनी हो गई थी, मानो द्वीप अपनी खुद की दुर्बलता का सांस छोड़ रहा हो।
जब वे तट पर कदम रखते थे, तो खामोशी उन्हें एक भौतिक बल की तरह महसूस हुई। कोई पक्षी की आवाज नहीं, कोई पत्तियों की सरसराहट नहीं, यहाँ तक कि चट्टानों के खिलाफ लहरों की आवाज भी नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। अमारा ने पीछे मछुआरे की ओर देखा, लेकिन वह पहले ही अपनी नाव को आगे बढ़ा चुका था। उसकी आंखें क्षितिज की ओर स्थिर थीं। उसने देखा जैसे उसने खुद को क्रॉस किया हो। फिर वह धुंध में गायब हो गया। स्वागत है साइलेंट आइल पर, जेसन ने कहा। एक मुस्कान मजबूरी में उसके चेहरे पर आई। आओ इतिहास बनाए। किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि वे एक ऐसे बुरे सपने में घुसने जा रहे थे जिससे वे कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। साइलेंट आइल पर पहला कदम थोड़ा अलग महसूस हुआ। उनके बूटों के नीचे बालू बहुत मुलायम था, लगभग पाउडर जैसा, और हवा कुछ इस तरह से भारी लग रही थी जैसे द्वीप खुद उनकी उपस्थिति से नाखुश हो। अमारा ने क्षितिज की ओर देखा, जहां मछुआरे की नाव की धुंधली रूपरेखा गायब हो रही थी। उसके भीतर एक बेचैनी की लहर दौड़ी, लेकिन उसने उसे झटक दिया। ये बस एक और साहसिक यात्रा है, उसने खुद को समझाया। समूह ने अपना सामान उतारा और उनकी बातचीत ने उस अजीब खामोशी को तोड़ा। देव ने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन लगाया, जबकि मार्कस और लिली ने एक उपयुक्त शिविर स्थल के लिए समुद्र तट का निरीक्षण किया। जेसन, जो हमेशा अकादमिक रहता था, ने अपना जर्नल निकाला और चट्टानी ढलानों को चित्रित करना शुरू किया, जो उनके ऊपर ऊंची हो रही थीं। क्या किसी और ने यह नोटिस किया कि यहाँ कितनी खामोशी है? लिली ने पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर। वह पेड़ों की रेखा के पास खड़ी थी, घने जंगल में झांकते हुए। कोई पक्षी नहीं, कोई लहरें नहीं। ये डरावना है। यह शायद द्वीप के आकार के कारण होगा, जेसन ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। प्राकृतिक ध्वनि अवरोधक, शायद। चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर भी वह दबावपूर्ण खामोशी उन्हें फुसफुसाहट में बात करने पर मजबूर कर रही थी, जैसे वे किसी अदृश्य चीज को परेशान करने से डरते हों। उन्होंने जंगल के किनारे पर अपना शिविर स्थापित किया, जहां समुद्र तट ऊंचे पेड़ों में बदल गया था, जिनकी जड़ें मुड़ी हुई और विकृत थीं, जो जमीन को खींच रही थीं। ऊपर का चित्र इतना घना था कि सूरज की रोशनी को रोक देता था, जिससे जंगल के अंदर हमेशा का गोधूली समय बन जाता था। अमारा को ये एहसास हो रहा था कि साए उन्हें देख रहे हैं। जब भी उसने अपनी पीठ मोड़ी, वे धीरे धीरे हिलते थे। शाम होते ही वे एक छोटे से आग के पास इकट्ठा हो गए। देव ने प्रोटीन बार्स बांटी, जबकि लिली ने उनके सामान में से एक बोतल शराब निकालते हुए कहा, साइलेंट आइल के नाम। उसने मस्ती में कहा, चलो इन भूतिया कहानियों को गलत साबित करें। आग चटकने की आवाज कर रही थी और उसकी झपकती रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। कुछ पल के लिए ये किसी अन्य साहसिक यात्रा जैसा महसूस हो रहा था। दोस्त हंस रहे थे, द्वीप के रहस्यों के बारे में थ्योरी बना रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे कि अगर कुछ अजीब हुआ तो कौन पहले चीखेगा। लेकिन फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। शुरुआत में ये इतनी हल्की थीं कि अमारा को लगा कि उसने शायद यह कल्पना किया हो। एक हल्की सी गूंज जो स्थिर हवा में तैरती सी लग रही थी। उसने जेसन की ओर देखा, जो जंगल में घूर रहा था। उसकी भौहें तनी हुई थी। क्या तुमने ये सुना? उसने पूछा। जेसन धीरे से सिर हिलाया। यह शायद हवा होगी। यहाँ कोई हवा नहीं है, मार्कस ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। एक आवाजों का समूह जो एक अपरिचित गहरे भाषा में बोल रहा था। ये आवाजें कहीं से भी और कहीं से भी आ रही थीं। समूह को चारों ओर से घेर रही थीं और अमारा की गर्दन के बाल खड़े हो गए थे। आग को बुझा दो, देव ने फुसफुसाया। उसकी आंखें पेड़ों की रेखा की ओर घूम रही थीं। अगर वहां कुछ है, तो हमें लक्ष्यों की तरह रोशन नहीं होना चाहिए। जेसन ने आग को बालू से बुझा दिया और वे अंधेरे में डूब गए। एकमात्र रोशनी उनके फ्लैशलाइट्स की थी, जो विशाल अवशोषित साए के मुकाबले बेहद कमजोर लग रही थी। फुसफुसाहटें रुक गईं। कई तनावपूर्ण पल बीते। समूह खड़ा था। उनकी सांसें उतली और उनके कान किसी भी आवाज को सुनने के लिए तत्पर थे। फिर उन्होंने इसे देखा।
समूह के शिविर के किनारे पर बालू में एक पदचिन्ह। ये मानव नहीं था। पदचिन्ह लंबा था, जिसमें सामने की ओर पंजे जैसे निशान थे और एड़ी पर गहरे अवसाद थे। जैसे जो भी इसे बना रहा था, वह असाधारण रूप से भारी था। इसे देखकर अमारा के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ी। ठीक है, मार्कस ने कहा, शांत रहने की कोशिश करते हुए, लेकिन बुरी तरह असफल होते हुए। कौन मजाक कर रहा है? क्या ये कोई मजाक है? किसी ने शिविर छोड़कर नहीं गया, देव ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं देख रहा था, कोई नहीं गया। समूह एकजुट होकर खड़ा हो गया। उनकी फ्लैशलाइट्स उस पश्चिम की ओर निर्देशित थीं। यह अकेला नहीं था। एक और पश्चिम जंगल की ओर जाता था। फिर एक और, जो एक रास्ता बनाते हुए अंधेरे में गायब हो गया। शायद हमें आज रात एक साथ रहना चाहिए, लिली ने सुझाव दिया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर। कोई भी विरोध नहीं किया। वे अपने सोने के बैग को एक दूसरे के पास ले आए और आग की मध्यम राख के पास एक घेरा बना लिया। नींद बड़ी मुश्किल से आई। जैसे ही वह दबावपूर्ण खामोशी एक बार फिर उन्हें अपनी चपेट में ले रही थी, रात के अंधेरे में हमारा जाग गई, यह एहसास करते हुए कि उसे देखा जा रहा है। वह धीरे से उठी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जंगल शांत था, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट ने कुछ देखा। एक जोड़ी चमकती हुई आंखें, जो पेड़ों की रेखा के ठीक बाहर थीं। उन्होंने एक बार पलक झपकी, फिर साए में गायब हो गई। उस रात वो फिर कभी सो नहीं पाई। सुबह सुस्ताई के साथ आई, जैसे द्वीप ने रोशनी के प्रवेश को नकारा हो। समूह गहरी नींद से जागा, चिड़चिड़ा और थका हुआ। उनकी नींद को फुसफुसाहटों और सायों के आधे याद किए गए सपनों ने परेशान किया। हमारा, जिसने रात की मुठभेड़ के बाद अपनी आंखें नहीं बंद की थीं, उन चमकती आंखों के दृश्य को अपने तक ही रखे रही। वह अपने दोस्तों के बीच बढ़ती असहजता का कारण नहीं बनना चाहती थी। देव, जो हमेशा व्यावहारिक था, वह पहला व्यक्ति था जिसने उस खामोशी को तोड़ा। जब वे जल्दबाजी में जलाई गई आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। हमें यहाँ हो रही चीजों का पता लगाना होगा। हमारे पास 3 दिन हैं जब तक नाव वापस नहीं आती, और मैं इसे सायों से डरते हुए नहीं बिताना चाहता। सही कहा, जेसन ने कहा, अपनी चश्मे को समायोजित करते हुए। उसने अपनी नोटबुक निकाली और टिप्पणियां लिखने लगा। हम द्वीप की व्यवस्थित तरीके से खोज करेंगे। हमें हर चीज का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। पौधे, स्थल चयन, अतीत के निवासियों के कोई संकेत। जो कुछ भी यहाँ है, इसका कोई तार्किक कारण होना चाहिए। समूह दो जोड़ों में बंट गया। अमारा और जैसन जंगल की ओर बढ़े, जबकि लिली और मार्कस द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित चट्टानी ढलानों की खोज कर रहे थे। देव पीछे रहकर उस ड्रोन की निगरानी कर रहा था, जिसे उसने पहले लॉन्च किया था, जो उनके टैबलेट को लाइव फुटेज भेजता हुआ सिर के ऊपर मंडरा रहा था। जंगल में प्रवेश। अमारा और जेसन धीरे धीरे घने जंगल से गुजर रहे थे, उनके माचेटों से लताओं को काटते हुए, जैसे वे रात से पहले के पंजे के निशानों के हल्के ट्रैक का अनुसरण कर रहे थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवा और ठंडी होती जा रही थी, और वह दबावपूर्ण खामोशी हर कदम पर पत्तियों की चरमराहट को तीव्र बना रही थी। 1 घंटे बाद वे एक असाधारण चीज पर ठिठक गए। प्राचीन खंडहर, जो जंगल द्वारा आंशिक रूप से अपने कब्जे में लिया गया था। संरचनाएं कच्ची थीं, लेकिन प्रभावशाली काले पत्थरों से बनी हुई थीं, जो मंद रोशनी में हल्का सा चमक रही थीं। दीवारों पर उकेरे गए चित्र, जो समय के साथ घिस गए थे, फिर भी स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते थे। जेसन की आंखों में अकादमिक खुशी चमकी। यह अद्भुत है, उसने कहा, एक उकेरे गए चित्र पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए। यह एक ऐसी भाषा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये प्रतीक, ये चित्रलिपि और कुछ लगभग शाही लिपि का मिश्रण लगते हैं। लेकिन अमारा का ध्यान खुद चित्रों पर था। वे मानव जैसी आकृतियों को प्रदर्शित करते थे, जो एक विशाल छायादार प्राणी के सामने सिर झुका रही थी, जिसके लंबी पंजों वाली आंतरिक अंगों और बिना चेहरे के अंग थे। आकृतियों के चारों ओर घुमावदार पैटर्न थे, जो उस प्राणी से जैसे काले सूरज की तरह निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे। जो भी इन लोगों ने पूजा किया था, वह दोस्ताना नहीं था।
उसने धीमी आवाज में कहा। जेसन, जो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त था, नहीं बोला। वो प्रतीकों को अपनी नोटबुक में उकेरने लगा और अपनी थ्योरी फुसफुसाने लगा। हमारा खंडहर के भीतर और गहरे चली गई। उसके भीतर की जिज्ञासा एक बढ़ते डर से संतुलित हो रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा ओब्सिडियन का मूर्तिकार जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। यह उसी प्राणी के आकार में था जैसा चित्रों में था, जिसके अत्यधिक लंबी बाहें और खाली गड्ढे जैसे आंखों की जगह थीं। जेसन, इसे देखो, उसने मूर्तिकार को ऊपर उठाते हुए कहा। जेसन पलटते हुए उसका चेहरा जिज्ञासा से चिंता में बदल गया। हमारा, इसे मत छुओ, हमें नहीं पता कि ये क्या है। लेकिन उससे पहले लिली और मार्कस की आवाजें वॉकी टॉकी पर गूंज उठीं। हमने कुछ पाया है, लिली ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम्हें इसे देखना होगा। चट्टानी किनारे की खोज। समूह ने फिर से दक्षिणी चट्टानों पर मुलाकात की, जहां लिली और मार्कस ने एक खौफनाक खोज की थी। चट्टान के किनारे के पास घने पौधों से आंशिक रूप से ढकी हुई एक विशाल वेदी थी। इसका सतह एक काले पदार्थ से ढका हुआ था, जिसे मार्कस ने बताया कि जब वे पहले आए थे तब वहां नहीं था। ये क्या है? अमारा ने पूछा, यह देखकर पीछे हटते हुए। रक्त, मार्कस ने गंभीर स्वर में कहा, झुकते हुए उसका निरीक्षण करते हुए। या कुछ ऐसा जैसा। जेसन उसके पास बैठा, उसके हाथ कांपते हुए वेदी पर उकेरे गए चित्रों का अनुसरण कर रहा था। ये वही चित्र थे जो खंडहर में थे, लेकिन अधिक विस्तृत, जो छायादार आकृतिकों की गई बलिदानों को दिखा रहे थे। एक दृश्य में कुछ लोग उस प्राणी के सामने झुके हुए थे, उनके हाथ सरेंडर की स्थिति में उठे हुए थे। दूसरे दृश्य में एक अकेला व्यक्ति वेदी पर खड़ा था और चारों ओर से घुमावदार पैटर्न से घिरा हुआ था। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, जैसन ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। ये एक बलि स्थल है। जो भी यहाँ रहता था, वह मानता था कि उसे इस चीज को शांत करना होगा। देव, जो ड्रोन को ऑटो पायलट पर सेट कर चुका था, उनके पास आया और चट्टानों की ओर इशारा किया। वहां देखो। वेदी से थोड़ी दूर एक खड़ी ढलान नीचे की तरफ जाती थी, जो चट्टानों से सजी थी। उसके बीच में कुछ हड्डियां पड़ी थीं, जो तत्वों द्वारा सफेद हो चुकी थीं। यह पागलपन है, लिली ने कहा, उसकी आवाज कांपती हुई। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही समूह ने छोड़ने की तैयारी की, हवा ठंडी हो गई और एक गहरी गड़गड़ाहट वाली ध्वनि उनके कानों में भर गई। वेदी पर काला पदार्थ लहराने लगा, जैसे उसके नीचे कुछ हलचल हो रही हो। फुसफुसाहटें वापस आ गईं, इस बार जोर से और स्पष्ट रूप से जंगल से आ रही थीं। दौड़ो! मार्कस ने चिल्लाया और समूह शिविर की ओर दौड़ पड़ा, उनके दिल धड़कते हुए, जैसे फुसफुसाहटें उन्हें पीछा कर रही हों। रात, कैंप में वापस समूह ने फिर से खुद को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन तनाव स्पष्ट था। अमारा ने उस मूर्तिकार को देखा जिसे उसने पाया था, और अब वह उनके बीच जमीन पर रखा था। उसकी खाली आंखें उन्हें घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसके आसपास की हवा असामान्य रूप से ठंडी लग रही थी। लिली, जो उनकी वापसी के बाद से चुप थी, अचानक बोली, मुझे लगता है कि हम यहाँ आने का फैसला गलत था। उसने कहा, उसकी आवाज कांपते हुए। यह सिर्फ एक शापित द्वीप नहीं है, यह जीवित है। यह जानता है कि हम यहाँ हैं। जैसे जैसे अंधेरा घिरने लगा, जंगल ने उन्हें घेर लिया। फुसफुसाहटें वापस आ गईं, पहले से कहीं ज्यादा जोर से, और उनके साथ कुछ नया था। चलने की आवाजें, पत्तियां सरसराती, टहनियां टूटती, भारी कदमों की आवाजें शिविर के चारों ओर घूम रही थी। समूह आग के पास इकट्ठा हो गया। उनके फ्लैशलाइट्स पेड़ों की रेखा पर केंद्रित थे। हर छाया हिल रही थी, हर हल्की सी रोशनी कुछ ऐसा दिखा रही थी जो कुछ पल पहले वहां नहीं था। और फिर उन्हें यह सुनाई दी, एक गहरी गड़गड़ाहट जो उनके कंठ में कंपी पैदा कर गई। कुछ उन्हें देख रहा था, कुछ ऐसा जो नहीं चाहता था कि वे यहाँ से जाएं। साइलेंट आइल पर सूरज कभी पूरी तरह से नहीं उगा। दोपहर के समय भी जंगल एक अंधेरे, भारी कोहरे में ढका रहता था, जैसे कि द्वीप खुद अपने रहस्यों को दफन करने की कोशिश कर रहा हो। पिछले रात का आतंक समूह को अस्थिर कर
गया था। हर चटकती हुई शाख, हवा की हर सरसराहट अब एक अवर्णनीय भय का वजन लेकर आती थी। कोई भी अच्छे से नहीं सोया। शांति गलत महसूस हो रही थी। बहुत ठंडी, बहुत भारी एंड यहाँ तक कि आग भी उस अंधेरे को दूर करने में नाकाम लग रही थी, जो हर घंटे के साथ करीब आता जा रहा था। ये वह पहला व्यक्ति था जिसने उस सुबह चुप्पी तोड़ी। उसकी उंगलियां ड्रोन के कंट्रोलर पर नर्वस तरीके से टैप कर रही थीं। उसकी आंखें स्क्रीन से लेकर जंगल के पार घूम रही थीं। हमें यहां से निकलना होगा। हमने जो देखा है वह काफी है, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई थी, लेकिन मजबूत थी। हमें नाव तक वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा और इस द्वीप से बाहर निकलना होगा। हमारा, जिसका चेहरा फीका था, ने सहमति जताई, लेकिन इसे व्यक्त नहीं किया। जेसन हालांकि अब भी मूर्तिका पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, यह महसूस करते हुए कि शायद यही सब कुछ का रहस्य है। वह अपनी खोज जारी रखने पर अड़ा था और अधिक खंडहरों को दस्तावेज करने और यह पता लगाने की इच्छा रखता था कि यहाँ कौन से रहस्य छिपे हैं। लेकिन यहाँ तक कि वह भी अपनी आवाज में हिचकिचाहट छिपा नहीं सका। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हमेशा के लिए यहीं रुके, जैसन ने कहा, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि यह जगह क्या है। अगर हम अभी निकलते हैं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यहाँ क्या हुआ था, यह हमसे क्या चाहता है। लिली ने अपने हाथ कसकर बांध लिए। यह सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है जैसन। यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें यहाँ चाहता है। फुसफुसाहट, वह पदचिन्ह। मुझे नहीं लगता कि हम इसे समझने के लिए मेंट है। विवाद तेज हो गया। तनाव पहले ही बहुत अधिक था कि इसे नजरअंदाज किया जा सके। लेकिन फिर, जैसे ही अमारा बोलने वाली थी, उस सुबह की स्थिरता को तोड़ा गया। एक चीख, एक रक्त रंजित प्राचीन आवाज जिसने द्वीप भर में गूंजते हुए हवा को चीर दिया। समूह थम गया। ये पहला व्यक्ति था जिसने गति की। ये जंगल से आया, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। यह हमारी कैंप से आया। एक शब्द भी कहे बिना उन्होंने अपनी बैग्स उठाई और उस खुले स्थान की ओर दौड़े जहां उन्होंने अपना कैंप लगाया था। तलाश। वापस जाते समय जंगल कुछ अलग महसूस हो रहा था। अब वह ज्यादा शांत था, बहुत शांत, जैसे हवा खुद अपनी सांस रोक रही हो। घने पेड़ ऊपर से खतरनाक तरीके से लटक रहे थे, सूरज को छिपा रहे थे। फुसफुसाहट, जो उनके आगमन से लगातार थी, अब अचानक बंद हो गई थी। अमारा का दिल छाती में जोर जोर से धड़क रहा था जब वह झाड़ी के रास्ते से होकर गुजर रही थी। उसकी सोच चीख से घबराई हुई थी। वह क्या था? कौन था वह? जब वे कैंप पहुंचे तो देव का कोई निशान नहीं था। उसका सोने का बैग, जो आधा खुला था, जमीन पर पड़ा था। आग का गड्ढा ठंडा था, राख बुझ चुकी थी। कैंप के आसपास का इलाका अजीब तरह से बिना किसी व्यवधान के था, सिवाय एक चीज के, गीले पदचिन्हों का एक रास्ता जो कैंप से जंगल की ओर जा रहा था। वही लंबे पंजे जैसे पदचिन्ह जो पहले दिन थे। नहीं, अमारा ने सिहरते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। नहीं, नहीं, नहीं। जेसन घुटने के बल बैठकर उन पदचिन्हों का अध्ययन करते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोला, ये ताजे हैं। यह कोई जंगली जानवर नहीं था। यह प्राकृतिक नहीं है। उन्होंने उन पदचिन्हों का पीछा किया, झाड़ी को काटते हुए। अब जंगल अधिक दमनकारी महसूस हो रहा था और हर कदम भारी लगता था, जैसे द्वीप खुद उनके खिलाफ खड़ा हो। पदचिन्ह उन्हें और गहरे समुद्र तट से दूर द्वीप के दिल में ले गए और फिर उन्होंने उसे पाया। देव जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर असामान्य कोण पर मुड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें आतंक से खुली हुई थीं, लेकिन शरीर पर कोई स्पष्ट चोट नहीं थी। उसके हाथ आगे बढ़े हुए थे, जैसे वह किसी इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, इससे पहले कि वह गिर पड़े। उसका मुंह खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे उसकी चीख को उससे छीन लिया गया हो। लिली पहली थी जो उसके पास पहुंची, उसके शरीर के पास घुटनों के बल गिरते हुए। देव, देव, उसने उसे हिलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके चारों ओर का हवा ठंडी हो गई और एक घुटन भरी चुप्पी उस दृश्य पर छा गई।
हमारा पीछे हट गई। उसकी आंखें जंगल के आसपास स्कैन करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे देखे जा रहे हो। वो लगभग फिर से फुसफुसाहट सुन सकती थी, लेकिन अब वे जंगल से नहीं आ रही थी, वे कहीं से भी आ रही थी। जेसन ने देव की आंखें धीरे से बंद की। वह चला गया। उसने फुसफुसाया। कुछ ने उसे ले लिया। समूह तब चुप्पी में खड़ा था। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं, शरीर पर कोई निशान नहीं, बस एक अजीब गलत अनुभव। ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप ने उसे अपना लिया हो, उसे किसी ऐसे तरीके से निगल लिया हो जिसे समझाना मुश्किल हो। निर्णय। अब वे हवा को बढ़ते हुए सुन सकते थे, एक डरावनी आहट जो पेड़ों के बीच से फटकर पत्तों को हिला रही थी। लेकिन यह हवा नहीं थी जिससे उन्हें डरना चाहिए था। जमीन के नीचे उनके पैरों के नीचे कंपन महसूस हो रहा था, जैसे द्वीप जाग रहा हो। हमें यहां से निकलना होगा, लिली ने कहा। उसकी आवाज बेताबी और कांपती हुई थी। हम नहीं रुक सकते, हम अगला है। लेकिन जेसन, जो अब तक चुप था, बोला। उसकी आवाज ठंडी और दूर थी, जैसे वह एक अलग दुनिया से बोल रहा हो। हम नहीं जा सकते, हमें समझना होगा, यह हमसे बड़ा है। अमारा ने उसे देखा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुम क्या कह रहे हो? हम देव को खो चुके हैं। वह चला गया, जेसन, और तुम रुकना चाहते हो। जेसन ने जवाब नहीं दिया। वह खड़ा हो गया, जंगल की ओर देखते हुए। उसकी आंखें किसी चीज कुछ ऐसा जो अभी भी बाहर था में फंसी हुई थीं। जेसन रुको, मार्कस ने तीव्रता से कहा। उसकी आवाज बढ़ गई। हम यहाँ इस वजह से नहीं हैं, हम मरने के लिए नहीं हैं। लेकिन जेसन ने जवाब नहीं दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसका शरीर बिना देखे किसी अदृश्य बल द्वारा खींचा हुआ महसूस हो रहा था। लिली ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा, लेकिन उसका पकड़ कमजोर था। हम अब जा रहे हैं। हम अगले जो कुछ भी है उसके लिए इंतजार नहीं करेंगे। जेसन ने खुद को खींच लिया, उसका चेहरा एक कड़ी निर्णय के भाव के साथ। मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता न चले। पेड़ों के बीच एक ठंडी हवा के झोंके ने शोर मचाया, और कुछ सेकंड के लिए अमारा को लगा जैसे उसने दूर कहीं कुछ देखा, कुछ विशाल, कुछ गलत। वह फिर से छाया थी, लेकिन इस बार वह और भी करीब थी। अचानक उनके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई। जंगल और अंधेरे हो गए। जमीन फिर से कांपने लगी, और फुसफुसाहट वापस आ गई, पहले से कहीं ज्यादा तेज। उनके दिमाग में एक पागलपन की आवाज की तरह गूंज रही थी। अंत में एक अंतिम बिना शब्दों के नजरों के आदान प्रदान के साथ उन्होंने निर्णय लिया। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे अभी नहीं जा सकते थे। उन्हें उत्तर खोजना था, और यह उन्हें करना होगा इससे पहले कि द्वीप किसी और को ले जाए। लेकिन जैसे ही वे कैंप की ओर मुड़े, देखने का एहसास इतना भारी था, घुटन भरा था, और कहीं जंगल के भीतर छायाएं इंतजार कर रही थीं। साइलेंट आइल पर चौथा दिन वह दिन था जब सब कुछ बदल गया। जंगल की दबावपूर्ण चुप्पी अब कहीं अधिक खतरनाक चीज में बदल चुकी थी। वह द्वीप, जो कभी एक रहस्यमय पहेली की तरह महसूस होता था, अब एक जीवित, सांस लेता हुआ अस्तित्व बन गया था, जो धीरे धीरे, अनिवार्य रूप से उनके पास आ रहा था। देव की अनुपस्थिति हवा में एक खोखली पीड़ा बन गई थी, एक ऐसी उपस्थिति जो उनके मन के कोनों में बनी हुई थी, भले ही वे आगे बढ़ रहे थे। समूह ने भारी दिलों के साथ जंगल में गहरे जाने का निर्णय लिया, ताकि वे समझ सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें यह भावना छोड़ने का मन नहीं कर रहा था कि देव की मौत, उसकी अजीब और आगे गायब होना, एक चेतावनी थी। द्वीप जीवित था, और वह गुस्से में था। लेकिन जैसे जैसे वे एक कदम और बढ़ते, द्वीप ऐसा लगता था जैसे बदल रहा हो। पेड़ और घने हो गए थे। उनकी शाखाएं मुड़ी हुई और उलझी हुई थीं, जैसे एक क्लॉस्ट्रोफोबिक सुरंग बना दी हो। हवा और भी घनी और दबावपूर्ण हो गई थी, और उनके फ्लैशलाइट से निकलती रोशनी भी झपकने लगी, जैसे कुछ उसे सोख रहा हो। तापमान घटने लगा, और उनका सांस बर्फीली धुएं में बदलने लगा। बावजूद इसके कि जंगल की नमी बनी हुई थी। हमें चलते रहना होगा, जैसन ने कहा। उसकी आवाज में तनाव था।
वह सबसे अधिक दृढ़ था, अभी भी इस विचार से आबद्ध था कि इस द्वीप के दिल में कुछ है, कुछ सत्य, कुछ समझ जो ये समझा सके कि यहाँ क्या हुआ है। हम पीछे नहीं लौट सकते, हमें बिना जवाबों के नहीं जाना होगा। अमारा, जो सबसे अधिक झिझक रही थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह पीछा करे। उसकी सारी इंद्रियां उसे भागने के लिए कह रही थीं, इस दुस्वप्न को छोड़ने के लिए और समुद्र के साथ अपना भाग्य आजमाने के लिए। लेकिन द्वीप पहले ही उनमें से एक को ले चुका था। अगर हम छोड़ देते हैं और यह हमारे पीछे आता है तो, उसने सोचा। यह सोच उसे घबराहट में डाल देती थी। समूह अशांत चुप्पी में चलता रहा, जैसे हर कदम एक पवित्र और खतरनाक जमीन पर अतिक्रमण जैसा महसूस हो रहा हो। गड्ढा यह जेसन था जिसने पहले इसे देखा, जमीन में एक गहरा, अप्राकृतिक गड्ढा उनके ठीक सामने। वह एकदम रुक गया, अपनी फ्लैशलाइट से उस उद्घाटन को रोशन करते हुए। उसकी आंखें आश्चर्य और आतंक के मिश्रण से बड़ी हुईं। ये क्या है? मार्कस ने फुसफुसाया। गड्ढा विशाल था, बहुत विशाल, और ऐसा प्रतीत होता था कि इसे मानव के किसी औजार से नहीं, बल्कि किसी कला या यांत्रिकी से खुदवाया गया था। इसके किनारे चिकने थे, लगभग बिल्कुल गोल, जैसे इसे इतनी सटीकता से खोदा गया हो कि कोई भी इंसानी उपकरण ऐसा न कर सकता। इसके चारों ओर की जमीन दरक चुकी थी, जैसे कुछ नीचे से खींच लिया गया हो। जेसन सावधानी से पास गया, अपनी फ्लैशलाइट से उस गहरे गड्ढे को रोशन करते हुए। यह पहले यहां नहीं था, उसने कहा। उसकी आवाज में संकोच था। यह यह एक कुआं जैसा है या एक गड्ढा। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले यह क्यों नहीं दिखा। लिली, जो उसके पीछे खड़ी थी, कांपी। मुझे यह पसंद नहीं आ रहा, यह गलत लगता है। लेकिन जेसन पहले ही गड्ढे के करीब बढ़ चुका था, एक अदृश्य शक्ति से खींचे जाने जैसा। वह कगार पर पहुंचकर झुका और नीचे की अंधकार में झांकने लगा। हवा और भी ठंडी हो गई और जंगल पीछे हटता हुआ सा महसूस हुआ, जैसे गड्ढे से खुद ही फुसफुसाहटें आ रही हों। अमारा भी आगे बढ़ी, ये महसूस करते हुए कि उसे भी देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, कुछ ने उसकी नजरें खींच लीं। गड्ढे के ठीक बाहर घने जंगल में उसने कुछ तेज और बड़े आकार की हलचल देखी, जो पेड़ों के बीच से पड़कती हुई गुजर रही थी। क्या तुमने वह देखा? अमारा ने चौंकते हुए इशारा किया। लिली का चेहरा पीला पड़ गया। वह क्या है? जैसन, जो अब भी गड्ढे में खोया हुआ था, ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपना हाथ गड्ढे में नीचे की ओर बढ़ाने लगा, और जैसे ही उसके हाथ की उंगलियां कुछ ठंडे और चिकने सतह पर पहुंची, गड्ढे के अंदर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। वह आवाज दूसरे दुनिया से आई, गहरी और कठोर, जो नीचे की जमीन तक कंपी महसूस करवा रही थी। जेसन ने अपना हाथ खींच लिया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैं मुझे लगता है कुछ नीचे है, कुछ जीवित है। किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक जोरदार कंपी महसूस हुई। हवा में एक प्राचीन, दुष्ट ऊर्जा घुल गई, और जंगल में एक अजीब खामोशी आ गई, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। छायाएं आना शुरू होती हैं, चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं रही। पेड़ों से एक आकृति उभरी, एक लंबी, भारी आकृति, जिसका सिलूट जंगल के हरेपन में गहरा था। वह धीरे-धीरे सचेत रूप से बढ़ी। उसका शरीर झुका हुआ था, जैसे वह उनकी ओर खींचा जा रहा हो। यह वही आकृति थी जो उन्होंने उत्कीर्णन में देखी थी। मूर्ति में, छायाओं में वही आकृति जो उनके शिविर के किनारे से उन्हें देख रही थी। ये इंसान नहीं था। इसके अंग लंबी, असामान्य थे, और इसका शरीर अंधेरे, चित्तीदार त्वचा से ढका हुआ था, जो छायाओं के साथ बदलती और लहराती थी। इसकी आंखें खोखली, खाली गड्डियां थीं, जो रोशनी को सोख लेती थीं, और उनके पीछे केवल अंधकार छूट जाता था। और हालांकि वह कोई आवाज नहीं निकालता था, इसके चारों ओर का माहौल गलत महसूस होता था, जैसे इस प्राणी की उपस्थिति ने प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया हो। हमारा का दिल धड़क रहा था। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमा हुए थे। लिली ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज में एक धीमा फुसफुसाहट। हमें जाना होगा अब। जैसन वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं।
यह ये यहाँ है, उसने कहा। यह असली है। वो प्राणी, जिसे वह प्राणी भी नहीं कह सकते थे, और करीब आया। इसका सिर एक ओर झुका, जैसे वह उन्हें अंदर से खोलकर देख रहा हो। फिर उसने कहा, उसकी आवाज पत्थर की घिसाई जैसी गहरी और असंभव रूप से प्राचीन। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। फिर जमीन फिर से कांपी, और एक जोरदार तूफान जैसी हवा पेड़ों के बीच से फटी। वो प्राणी अपनी लंबी, नुकीली उंगलियों से उनकी ओर बढ़ा। लिली चिल्लाई, और एक डर के मारे समूह ने भागने की कोशिश की, घने जंगल में कांपते हुए। उनकी सांसें घबराहट से भरी हुई थीं। अमारा के कदम जमीन पर मुश्किल से पड़ रहे थे। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन यह कोई गलतफहमी नहीं थी। द्वीप जाग चुका था, और वो उनके पीछे था। फुसफुसाहटें वापस आ गईं, अब ज्यादा तेज, जैसे एक तूफान उनके मनों में गूंज रही हो। और जैसे जैसे वे दौड़ते गए, वह प्राणी उनका पीछा करता गया। उसकी उपस्थिति और भी करीब, और भी घनी होती गई। जंगल खुद जीवित लगता था, जो उन्हें द्वीप के किनारे की ओर धकेल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वे कितनी देर और भाग सकते थे, और अंदर से उन्हें यह एहसास था कि एक बात बिल्कुल सही थी, द्वीप उन्हें नहीं जाने देगा। जब तक उसने सब कुछ नहीं ले लिया, तब तक नहीं। सूरज जब क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश में एक हल्की खून जैसी लाल चमक फैल गई। तब द्वीप ने जैसे एक सांस ली। जंगल अब असहनीय रूप से चुप हो चुका था, सिवाय उन अदृश्य चीजों की हलचल के जो झाड़ी में सरसराहट करती थीं। अमारा, लिली, मार्कस और जैसन किसी तरह जंगल के किनारे तक पहुंचने में असफल हो गए थे। अब वे तट के करीब थे, लेकिन उस प्राणी का आतंक और द्वीप पर जो दुष्ट उपस्थिति उन्होंने महसूस की थी, वह अब भी उनके साथ थी, जैसे एक साया। उनके पास समय कम होता जा रहा था। नाव को सुबह तक लौट आना था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे जिंदा बाहर निकल पाएंगे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि द्वीप की पकड़ एक पल के लिए भी ढीली होगी। यहाँ दूसरी रात का सामना करने का विचार, जब द्वीप अब पूरी तरह से जाग चुका था, हवा को धातु और डर जैसी कड़वाहट से भर देता था। हमें चलते रहना होगा, जेसन ने कहा। उसकी आवाज कांपती हुई थी। वह तनाव में था। उसकी आंखें एक शिकार किए गए जानवर की तरह इधर उधर दौड़ रही थीं। पिछले कुछ घंटों ने इस जगह के सत्य को लेकर उसकी जुनूनी तलाश को और भी बढ़ा दिया था। हमें इसे इसे पकड़ने नहीं देना है। आज रात नहीं। हम बहुत करीब हैं। लिली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका जबड़ा कसकर सेठ था। हम मौत के करीब हैं। जेसन, जवाबों के नहीं। तुमने इसे देखा। अब ये सिर्फ छायाओं में नहीं है। ये असली है, और यह हमारा शिकार कर रहा है। मार्कस पहले ही जंगल की ओर देख रहा था, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कुछ पास आ रहा है। हम इससे लड़ नहीं सकते। यह ऐसा है जैसे द्वीप खुद जीवित हो, ऐसे जीवित जैसा कि हम समझ नहीं सकते। हम सिर्फ एक चीज से नहीं निपट रहे हैं, हम पूरे द्वीप से निपट रहे हैं। हमारा थोड़ी अलग खड़ी थी, अंधेरे पानी की ओर देख रही थी, जहां नाव को आना था, लेकिन वह उस भावना को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। फुसफुसाहटें कुछ समय के लिए बंद हो गई थीं। हाँ, लेकिन हवा, उसके पैरों के नीचे की जमीन, वह सब कुछ अजीब ऊर्जा से पल्स कर रहा था। हर साया हिल रहा था, जैसे उसकी अपनी नीयत हो। और वह प्राणी, वे अभी तक ये समझ नहीं पाए थे कि वे किससे सामना कर रहे थे। हम और इंतजार नहीं कर सकते, उसने धीरे से कहा। हमें अभी नाव तक पहुंचने की जरूरत है। हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसन पहले ही जंगल की ओर फिर से बढ़ चुका था। नहीं, हम सिर्फ नहीं भाग रहे हैं। हमें और जानने की जरूरत है। हमें द्वीप के दिल तक जाना होगा, वही जवाब है। कोई उसे रोकने से पहले ही जैसन अंधेरे में और गहरे बढ़ गया। उसकी आकृति छायाओं में खो गई। नहीं, जैसन मत जाओ, लिली चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल ने उसे पहले ही अपने में समा लिया था। एक चुप्पी छाई, और लंबे समय तक कोई भी नहीं हिला। यह चुप्पी असहनीय थी। फिर हवा चली, और इसके साथ आया जंगल का एक अदृश्य खड़खड़ाहट, जैसे कुछ उनकी ओर बढ़ रहा हो। वह चला गया, अमारा ने धीरे से कहा, हालांकि उसका दिल पहले से ही यह जान चुका था। वह दूसरे लोगों की ओर मुड़ी।
हमें छोड़ना होगा, अभी। लेकिन मार्कस की आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ ने उन्हें रोका। नहीं, हम नहीं जा सकते। हमें उसे वापस लाना होगा। कोई भी कुछ कहने से पहले ही जमीन उनके पैरों के नीचे कांपी और तब उन्होंने इसे देखा। वह आकृति फिर से पेड़ों के बीच खड़ी, लेकिन इस बार यह सिर्फ छाया नहीं थी। प्राणी ठोस, असली था। एक असंभव रूप से लंबा आकृति जिसके अंग शाखाओं जैसे थे। उसकी खोखली आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसका सिर झुका था जैसे वह उन्हें देख रहा हो। और इस बार वह चुप नहीं था। उसके पेट से एक गहरी घर्षण जैसी आवाज गूंजी और पृथ्वी जैसे उस आवाज से कांप उठी। हवा और भी तेज हुई और द्वीप खुद जीवित महसूस होने लगा। उसके पैरों के नीचे एक दिल की धड़कन जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे वह सांस ले रहा हो। भागो! मार्कस चिल्लाया और इस बार उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे मुड़े और समुद्र की ओर दौड़ने लगे, डैन से जंगल में झूलते हुए, जैसे दुनिया खुद दुश्मनी से भर उठी हो। शाखाएं उनके शरीर पर ऐसे लपकी जैसे कि अंकों की तरह। भारी कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। हवा ठंडी और तेज हो गई, जैसे प्राणी उन्हें रात भर दौड़ाकर उनका पीछा कर रहा हो। समुद्र के किनारे पहुंचने ही वाले थे जब एक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ, उनका रास्ता रोकते हुए। वही प्राणी अब और भी करीब उनके ऊपर साया डाले हुए खड़ा था। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, अब और भी जोर से, और वे हर जगह से आ रही थीं, पेड़ों और जमीन से, जैसे उनके सिर के चारों ओर मंडरा रही हो। जमीन उनके पैरों के नीचे बदलने लगी, जैसे कुछ गहरे नीचे से हिल रहा हो, उन्हें नीचे खींचने के लिए इंतजार कर रहा हो। हमारा उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पानी की ओर मुड़ी और देखा नाव, लेकिन यह अभी भी बहुत दूर थी। प्राणी की गर्जना की आवाज अब बहरा कर देने वाली थी और उसे महसूस हुआ कि द्वीप खुद उन्हें कसने के लिए तैयार हो रहा है। हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लिली ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। हम यहाँ फंसे हुए हैं। तभी चारों ओर की दुनिया जैसे कांपी। वो प्राणी जो भी था और करीब आया, और इसके साथ एक साया उनके ऊपर गिरा। लेकिन यह सिर्फ एक साया नहीं था, वे घेर लिए गए थे। दूसरे रूप, और भी अंधेरे और विकृत, जंगल से बाहर आकर उभरे। और अमारा ने अचानक एक डर के साथ महसूस किया कि ये वही चीजें हैं जो उत्कीर्णन मूर्ति में थी, वही विकृत आकृतियां, वही प्राणी जिन्होंने द्वीप को बहुत पहले ही खौफनाक बना दिया था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, छायाएं और करीब हो गईं, और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एक लंबे पल के लिए सिर्फ चुप्पी थी। कोई फुसफुसाहटें नहीं, कोई गर्जना नहीं, कुछ नहीं। वह प्राणी आगे बढ़ा, उन सभी के ऊपर खड़ा हुआ, और दुनिया ने जैसे उसके भार के नीचे झुकना शुरू कर दिया। फिर उस चीज ने फिर से कहा, उसकी आवाज उनके हड्डियों में गूंजते हुए जैसे गड़गड़ाहट हो, तुम कभी नहीं जाने वाले थे। और फिर उसी तरह छायाएं घेर ली। द्वीप अब एक स्वप्न जैसा महसूस होने लगा था, एक दुःस्वप्न जिससे कोई जाग नहीं सकता था। वह विशाल आकृति, वह गुर्राती हुई प्राणी, जंगल से निकलने वाली फुसफुसाहटें जो उनकी त्वचा से चिपकी हुई थीं, जैसे द्वीप की सांस हो। अब ये सब एक ऐसे कहानी का अंतिम अध्याय लगने लगा था जिसे कोई नहीं सुना पाएगा। उनके चारों ओर जंगल जैसे समा रहा था और एक पल के लिए अमारा ने सोचा कि यह खत्म हो गया, द्वीप ने जीत लिया। उसने उन्हें अपने में समा लिया। लेकिन फिर उस सांस रोकने वाली चुप्पी में कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक तेज धड़कन ने खामोशी को चीर दिया। जमीन फिर से कांपी, इस बार तीव्र बल से। हवा जैसे फटने लगी और एक विशाल पेड़ जिसकी जड़ें प्राचीन अंगुलियों जैसी मुड़ी हुई थीं, पृथ्वी से बाहर उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप खुद विद्रोह कर रहा हो, अपनी गहराई से कुछ बाहर उगल रहा हो। उनके चारों ओर की हवा एक ऐसी ऊर्जा से गूंज रही थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। और उस अराजकता के क्षण में अमारा ने उसे देखा, एक रास्ता। आकाश जो बादलों से घिरा था, बस इतना खुला कि दूर से एक छोटी सी नाव का रूप दिखाई दिया। वही नाव जिसका वे इंतजार कर रहे थे, वही नाव जो उनका उद्धार कर सकती थी अगर वे समय पर वहां पहुंच सके। नाव! मार्कस ने चिल्लाया।
उसकी आंखें विश्वास से चौड़ी हो गईं। वह आ गई है। सोचने का वक्त नहीं था। वे सभी तट की ओर दौड़ पड़े। द्वीप के विकृत प्राणी उनके पीछे गुर्राते और चीखते हुए। एक निराशा और क्रोध की ध्वनि उनके कदमों को और तेज कर देती। उनके दिल छाती में धड़क रहे थे। उनके पैर जल रहे थे, क्योंकि वे घने जंगल से आगे बढ़ रहे थे, जो अब हर मोड़ पर उनका विरोध कर रहा था। जैसे तंतु उनकी देह में लिपटने लगे थे, उन्हें खींचकर अंधकार में वापस खींचने की कोशिश कर रहे हो। नाव अभी भी एक अच्छा फासला दूर थी और पीछा करने की आवाजें तेज होती जा रही थी। जमीन फिर से कांपने लगी, जैसे हर कदम के साथ वह खुद उनका पीछा कर रहा हो। और ऊपर का आकाश गड़गड़ाता हुआ अजीब बादलों से अंधकारमय हो गया था। अमारा ने पीछे मुड़कर देखना तो नहीं चाहा, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि द्वीप की आंखें उन पर थीं। उसका गुस्सा, उसकी भूख, उसकी प्रतिशोध की कसम, जो उन्हें उसकी पकड़ से बाहर जाने की सजा देना चाहती थी। जल्दी, लिली हाँफते हुए बोली। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जैसे वह आगे बढ़ते हुए लड़खड़ा रही हो। एक साया पेड़ों से निकलकर झपका वह प्राणी। उसकी लंबी आकृति उनके पास से गुजरी, इतनी करीब कि अमारा लगभग उसकी सांसें अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी। जंगल से उठती फुसफुसाहटें बेकाबू हो गईं, लेकिन अमारा ने उन्हें नजरअंदाज किया और केवल नाव की ओर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन द्वीप आसान नहीं था। जमीन फिर से कांपी, और जैसे ही उन्हें लगा कि वे करीब पहुंच गए हैं, जमीन उनके पैरों के नीचे फट गई। एक विशाल खाई ने जमीन को एक भयंकर दर्कन के साथ विभाजित कर दिया। तट तक जाने का रास्ता बंद हो गया। अब रास्ता एक अंधेरे, मलबे और धुंध से घिरी खाई में बदल चुका था। नहीं, मार्कस चिल्लाया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। अमारा का गला तंग हो गया। उसका दिल लगभग रुक गया। वे फंस गए थे। अब उन्हें द्वीप निगलने वाला था, अंधकार में समा जाने वाला था। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। जेसन, जो पिछले कुछ मिनटों से चुप था, अचानक जंगल की ओर मुड़ा। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। हम इसे कर सकते हैं, हम अभी भी। किसी को कुछ कहने से पहले वह कूद पड़ा। उसने खाई में कूदते हुए एक संकीर्ण चट्टान पर लैंड किया, और द्वीप जैसे उस क्रिया का विरोध करता हुआ गड़गड़ाया, जैसे उसकी जमीन खुद जेसन के इस कदम को नापसंद करती हो। लेकिन जेसन खड़ा हुआ, कांपते हुए लेकिन दृढ़, और उसने हाथ बढ़ाया। आओ, यह ज्यादा दूर नहीं है, हम इसे कर सकते हैं। साथ में उसने चिल्लाया। लिली सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, खाई की ओर बढ़ी। जेसन, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। उसने बीच में ही रोकते हुए कहा, हम इसे कर सकते हैं, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अमारा की सांस रुक गई, जैसे वह जेसन को खड़ा होते देख रही थी। उसकी आंखों में एक आग थी, आंखें जो अब जुनून से नहीं, बल्कि कुछ और से भरी थीं। शायद यह आशा थी, शायद यह जीवित रहने की चाह थी, द्वीप के भूख में समाने से बचने की चाह। एक कांपते हाथ के साथ अमारा ने हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। हम आ रहे हैं, जेसन। मार्कस ने सिर झुकाया। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प में बदल चुका था। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। उनके बीच की खाई असंभव रूप से चौड़ी लगी। चट्टानें अस्थिर थीं, जैसे वे किसी भी क्षण गिर सकती थीं। लेकिन हर कदम, हर हाथ का बढ़ना उन्हें उस छोटी सी चमकती उम्मीद के करीब ले जा रहा था। नाव प्राणी अब भी उनके पीछे था, और अब वह और भी करीब था। उसकी गुर्राहट गहरी और धीमी। जंगल से उठती फुसफुसाहटें अब कान फाड़ने वाली हो गईं, जैसे वे उन्हें रोकने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए, द्वीप की इच्छा के सामने झुकने के लिए उकसा रही हो। लेकिन वे नहीं रुके। वे नहीं रुक सकते थे। जैसे ही वे खाई के किनारे तक पहुंचे, जेसन का हाथ उन्हें बढ़ता हुआ नजर आया। उसका पकड़ मजबूत और स्थिर था। एक एक करके वे कूद पड़े। आखिरी में लिली थी, जो थोड़ी देर रुकी, लेकिन फिर उसने कूदने का निर्णय लिया। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से, सामूहिक प्रयास से वे लेड़गे तक पहुंच गए और खुद को ऊपर खींच लिया। वे सांस लेने के लिए रुके नहीं। वे पीछे मुड़कर नहीं देखे। अब समय नहीं था। दूर से नाव अब करीब आ रही थी। कप्तान की आकृति,
जो चांदनी में सिलवटें थी, उन्हें घबराते हुए संकेत दे रही थी, जैसे वे और तेजी से दौड़े। अमारा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके पैर थक चुके थे, लेकिन जो डर उसे पहले घेर रहा था, अब वह थोड़ा ढीला लग रहा था। द्वीप अब भी क्रोधित था, अब भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा दूर लगता था। बस थोड़ा और, जेसन ने कहा, हल्की आवाज में, हम ऑलमोस्ट वहां हैं। और फिर जैसे ही द्वीप ने एक आखिरी पृथ्वी को हिलाने वाली दहाड़ छोड़ी, वे तट तक पहुंच गए। नाव अब इतनी करीब थी कि वे पानी की हलचल को अपने चेहरों पर महसूस कर सकते थे। इंजन की गर्जना सुन सकते थे, जो लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। बिना कोई और विचार किए वे नाव में चढ़ गए और कप्तान ने इंजन को चालू कर दिया, जिससे नाव लहरों के बीच तेजी से बढ़ने लगी। द्वीप अब उनके पीछे था। उसकी आकृति अब अंधेरे में घिरी हुई थी, लेकिन अब वह दूर था। और जैसे-जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे साइलेंट आइल का कब्ज़ा कमज़ोर हो रहा था। जैसे ही वे और दूर गए, अंधकार कम होने लगा, फुसफुसाहटें हल्की होती गईं और वह भारी माहौल जो उन्हें घेर कर रखता था, जैसे गायब होने लगा। लेकिन जब उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, तो अमारा खुद से यह सवाल पूछने से नहीं रोक पाई, क्या उन्होंने सचमुच बचकर निकल लिया था? यह द्वीप अब भी देख रहा था, अब भी इंतज़ार कर रहा था कि वे लौटें।